हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी लोअर डिवीजन कलर के प्रीवियस ईयर के मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें सेट नंबर 1 यानी कि 14/7/2002 के सारे सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर करा दिए गए हैं और सेट नंबर 2 के यानी कि 21/8/2005 के जीके के सारे सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 21/8/2005 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन में यानी कि सेट के हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 था। तो यहाँ पर हल करेंगे आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पर दिया गया कि A अनुपात B यानी कि A रेशियो B का कितना अनुपात है, 2:3 है। B और C का अनुपात कितना है, 5:7 है। आपसे पूछा जा रहा है कि A रेशियो B रेशियो C यानी कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A B C का जो है अनुपात यहाँ पर निकालेंगे। तो A B C, ए और बी का कितना अनुपात दिया गया, 2:3 दिया गया। कितना दिया गया, 2:3। और बी और सी का कितना अनुपात दिया गया है, 5:7 दिया गया है। हमें निकालना क्या है, ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर इसे हल करने के लिए जी जो आपका बगल में संख्या दी गई, जैसे यहाँ पर बगल में खाली संख्या है तो खाली संख्या के बगल में जो संख्या रहेगी उसी क्या करेंगे, एक बार और लिख देंगे। फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो नीचे में यहाँ पर 5 है, उसके बगल में जो खाली संख्या है तो वहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए बी सी का अनुपात निकल जाएगा। तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अनुपात बी का अनुपात कितना होगा, 5×3=15 होगा। और सी का मान कितना होगा, तो 7×21 होगा। यानी कि ए बी सी का अनुपात कितना होगा, 10:15:21। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया कि ए अनुपात बी, ये भी आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो दिया गया है ए अनुपात बी यानी कि ए रेशियो बी 3:4 है। बी और सी का 5:9 है और सी और डी का 16:15 है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा। तो जब आपकी पहली संख्या और अंतिम संख्या का अनुपात यानी कि रेशियो पूछे और इस तरीके से आपका लगातार रेशियो दिया हुआ रहे तो आप क्या करेंगे, जो आपकी पहली संख्या सब जगह रहे, जैसे कि यहाँ पर 3 है पहली संख्या, यहाँ पर 5 है पहली संख्या और यहाँ पर 16 है पहली संख्या। तो क्या करेंगे, सभी पहली संख्या को आपस में गुना कर देंगे। वो किसका मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। आपका किसका मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 5×3=15 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे 5×3 तो 5×3=15×16 यानी कि ए का मान कितना है, 15×16 है। आपका ए का मान कितना है, 15×16। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का जो है, जो आपका सेकेंड नंबर सारा में दिया गया है उसे क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे तो आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 9×4=36, 4×9 यानी कि 4×9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×36 इंटू कितना है आगे, ये 15 बचा हुआ तो इंटू 15 हो जाएगा। यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा, 36×15। यानी कि ए और डी का अनुपात कितना आ गया, 15×16 अनुपात 36×15 आ गया। तो इसे जो है सिंप्लीफाई यानी कि इसे जो है हल करेंगे कि कितना जो है ए और डी का वास्तविक रेशियो यानी कि अनुपात आता है। तो इसे काटेंगे तो 15 कट रहा है, 4 से काटेंगे तो 4×16 हो जाएगा और 4×9=36 हो जाएगा। यानी कि ए और डी का रेशियो यानी कि अनुपात कितना होगा, 4:9 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर दिया गया है कि 2100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों का मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका 2100 क्या दिया गया, 2100 आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया गया, 10% आपका क्या दिया गया, रेट दिया गया। और यहाँ पर 3.5 वर्ष क्या दिया गया, टाइम दिया गया। 3.5 वर्ष आपका टाइम यानी कि समय दिया गया है। तो आपको अमाउंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, P × R × T
इंटू टी पाई आपका क्या हो जाता है 100 हो जाता है, यानी कि पी से आपका हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर से रेट यानी कि दर, टी से टाइम यानी कि समय, एस आई से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मूलधन होता है। यहाँ पर से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है प्रश्न में 2100 दिया गया, तो यहाँ पर 2100 लिख देंगे। रेट यानी कि दर कितना दिया गया 10%। टाइम यानी कि समय कितना दिया गया है 3.1/2 यानी कि 3 वर्ष आधा, यानी कि 3.1/2 वर्ष है। तो इसे जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2। तो 2 आपका नीचे आ जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हल करने पर इसे ज्ञात हो जाएगा। तो इसे ज्ञात करते हैं तो 2 चला गया, 2 से 10 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 5 बार में चला जाएगा। तो 7 पचे कितना हो गया 35, 35 इंटू 21 करेंगे तो 35 दूनी 70, 700 और 700 यानी कि 35। तो टोटल जो है 735 आपका क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है आपका, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज करते हैं। तो आपका क्या ज्ञात हो जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। तो आपका मूलधन कितना दिया गया था 2100 यानी कि प्रिंसिपल 2100 है, और आपका साधारण ब्याज कितना है 735 रुपया आया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2835 रुपया, यानी कि आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपका कितना होगा 2835 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर दिया गया कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 5% की दर से ब्याज जो है कितना हो जाता है 164 रुपये हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूलधन यानी कि किस धन पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 5% की दर से 164 रुपये क्या हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए। तो आपसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है, तो 5% है। जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 20 बार में चला जाएगा, यानी कि 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। 5% को हम लोग 1/20 भी लिख सकते हैं, यानी कि 20 की कोई राशि जो है 20 यूनिट की कोई राशि पर जो है 1 यूनिट का क्या लगा ब्याज लगा। 20 यूनिट की कोई राशि पर जो है क्या लगा 1 यूनिट का ब्याज लगा। यानी कि मान लेंगे अगर पहले वर्ष में अगर 20 यूनिट राशि थी तो ब्याज कितने का लग गया 1 यूनिट का ब्याज लगा। तो वो धन जो है मिश्र धन कितने का हो गया, अगर 20 यूनिट में 1 यूनिट का ब्याज लगा तो मिश्र धन यानी कि कितना हो गया 21 हो गया। 20 यूनिट का कोई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर 1 यूनिट का ब्याज लगा तो कितना हो गया 21 हो गया। तो ये क्या है आपका पहले ईयर का। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया है 2 साल दिया गया। तो सेकेंड ईयर में भी यही आपका होगा। मूलधन आपका 20 था, कितना हो गया आपका 1 यूनिट आपके अगले वर्ष भी ब्याज रहा होगा तो कितना हो गया होगा 21 हो गया होगा। तो इधर जो आप 20 × 20 करेंगे, इधर क्या करेंगे जब गुना करेंगे 20 × 20 तो आपका क्या प्राप्त होगा, इससे आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्राप्त होगा। और जब 21 × 21 करेंगे आपस में गुना तो इधर आपसे क्या प्राप्त होगा अमाउंट प्राप्त होगा। आपसे क्या प्राप्त होगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 20 × 20 400 हो गया, और यहाँ पर 21 × 21 कितना हो जाता है 441 हो जाता है। तो 400 आपका क्या है मूलधन है और 441 आपका क्या है मिश्र धन है। आपका 400 क्या है मूलधन है और 441 क्या है मिश्र धन है। तो अभी आपको बताया गया है कि यानी कि अभी आपको बताया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट जो है कब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो 441 में से 400 जाएगा, 441 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना यूनिट माइनस हो जाएगा 41 यूनिट। तो 41 यूनिट आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। 41 यूनिट आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 41 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने रुपया दिया गया है 164 रुपया दिया गया है, यानी कि 41 यूनिट बराबर जो है कितना है 164 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो 41 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितने आ गया
₹4 है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो मूलधन यहाँ पर कितने यूनिट था, 400 यूनिट था। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर ₹4 है तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 400 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपका 400 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू अगर ₹4 था तो 400 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में 400 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। यानी कि वो जो है धन कितना थी, ₹1600 वो कुल धन थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर दिया गया कि यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ₹50 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह धन क्या है। तो जब भी आपको 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दो वर्षों का दिया हुआ रहे और आपसे मूलधन पूछे, तो एकमात्र फॉर्मूला आपको याद रखना कि क्या होता है, CI माइनस ESI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R² बाई कितना होता है, 3000 होता है। एकमात्र फॉर्मूला याद रखना है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों का अंतर दिया हुआ रहे और आपसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछे, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा लगाना है। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ESI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर होता है। तो सभी क्या करेंगे, सभी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हम लोग याद करेंगे। तो CI माइनस ESI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया गया है, ₹50 दिया गया। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमें याद करना, तो उसे P से डिनोट कर देंगे। रेट यानी कि दर कितना दिया गया है, दर यहाँ पर कितना दिया गया, 5%। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, बटा 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से दूनी 50 कट जाएगा। P से जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P बराबर आपका कितना आ जाएगा, P बराबर आपका आ जाएगा ₹20,000। कितना आ जाएगा, ₹20,000। यानी कि वह राशि यानी कि वह मूलधन जो है कितना है, ₹20,000। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर क्या दिया गया है, यम का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, फिर यन का यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यम और यन का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF क्या होगा। तो HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि उच्चतम समान फैक्टर। यानी कि उच्चतम समान फैक्टर आपका जो है संख्याओं में क्या है। तो यम में जो है, यम मैं यहाँ पर साइड में आपको लिख देता हूँ कि यम का वैल्यू क्या दिया गया। यम का वैल्यू दिया गया 2^5 इंटू दिया गया 3^7 इंटू दिया गया 5^10 दिया गया। फिर यन का वैल्यू कितना दिया गया, यन का वैल्यू दिया गया 2^7 इंटू 3^8 दिया गया और इंटू 7^12 दिया गया। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं दोनों नंबर में। तो हाईएस्ट कॉमन आपको क्या दिख रहा है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है कि 2^5 यहाँ भी है और 2^5 कम से कम यन में 2^5 है। यानी कि 2^5 कम से कम यम में भी है और यन में भी कम से कम 2^5 है। यानी कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या हो रहा है, 2^5 हो रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि दोनों में क्या और कॉमन हो रहा है। तो दोनों में यहाँ पर देखेंगे 3^7 यहाँ पर है और यन में जो है 3^8 है। यानी कि दोनों में कम से कम 3^7 है। यम संख्या में भी कम से कम 3^7 है और यन संख्या में भी कम से कम 3^7 है। यानी कि इंटू क्या हो जाएगा, 3^7 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 5^10 है, लेकिन यन में कोई भी 5 नंबर पर पावर नहीं है। यानी कि कोई भी 5 नंबर संख्या नहीं है, किसी भी नंबर का बेस जिसका 5 है वो यन में नहीं है। फिर यन में देखेंगे यहाँ पर 7 है, लेकिन यम में जो है किसी भी बेस का जो है 7 अंक यहाँ पर नहीं है। तो आपकी HCF यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2^5 इंटू 3^7 होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो आप हमेशा जब भी नंबर इस तरह का दिया हो रहा है तो क्या देखेंगे हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर दिया गया कि यक्स वाई का 90% है। बोला गया है यक्स जो है वाई का कितना प्रतिशत है, 90% है। तो यक्स और वाई का हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, यक्स और वाई का अनुपात निकाल सकते हैं। यक्स और वाई का क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं। तो जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, जब परसेंट को हटाया जाता है तो नीचे 100 आ जाता है। 1 चला गया, यानी कि यक्स बाई वाई कितना आ जाएगा, यक्स बाई वाई 9/10 आ जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू जो है 9 है और वाई का वैल्यू जो है 10 है। किसमें, अनुपात में। तो यहाँ पर फिर आपसे पूछा जा रहा है कि वाई यक्स का कितना प्रतिशत है, y जो है यक्स का कितना प्रतिशत है। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 10 आया। y का वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 10 आया। तो बोला जा रहा है y जो है यक्स का कितना प्रतिशत है। तो यक्स यानी कि 9 का कितना प्रतिशत, तो मान लेते यक्स परसेंट, यानी कि जब परसेंट यहाँ पर रहेगा, परसेंट यक्स बटा यहाँ पर 100 लिखाएगा आपका, तो y जो है यक्स का यानी कि 9 का यानी कि 10 जो है 9 का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 दहें कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बट्टा में नीचे आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि यक्स बराबर कितना हो गया, 1000 बट्टा 9%। आपका आंसर किस में दिया गया, पॉइंट में दिया गया। तो पॉइंट में से जब 1000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, फिर आपका 1 रहेगा, फिर आपका 1 रहेगा, फिर पॉइंट आपका 1 रहेगा। यानी कि 111.1% आपका आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर दिया गया कि एक संख्या का 19.6% कितना है, 0.637 है। किसी संख्या का 19.6% का वैल्यू कितना है, 0.637 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 180% कितना होगा। आपको ज्ञात कर रहा है कि उस संख्या का, अगर कोई संख्या का 19.6% 0.637 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया कितना गया, 19.6% बराबर कितना दिया गया, 0.637 दिया गया है। तो जब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1 चला गया। यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 से दोनों तरफ कट रहा है यहाँ पर, तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 8 56, 7 9 63 यहाँ पर कटेगा एक बार में। फिर 7 से कट रहा है तो काट देंगे, 7 चौक 28 है, यहाँ पर कितना हो गया, 13 7 91 हो गया। कितना हो गया, 91 हो गया। तो 1% बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है, 1% बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है, 13। आपका 4 जो है नीचे चला जाएगा, यानी कि 1% बराबर कितना वैल्यू आ रहा है, 13/400 आ रहा है। तो हमें चाहिए क्या, 180% चाहिए उस संख्या का, 180%। तो उस संख्या का 100% अगर 13/400 है तो 180% निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 180 से गुना कर देंगे। तो क्या ज्ञात हो जाएगा, 180% का, यानी कि उस संख्या का 180% का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसे हल करते तो 0 चला गया। 2 से काटेंगे तो 20 बार में, 2 से काटेंगे तो 9 बार में, यानी कि 13 नमा कितना हो गया, 117 हो गया। 13 नमा आपका कितना होता है, 117 बटा क्या है, 20 है। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 20 25 100 होता है। पॉइंट आपका हो गया 170, तो 20 8 160, फिर आपका 10 बचा तो 20 25 100 होता है। यानी कि उस संख्या का 180% कितना होगा, 5.85 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर दिया गया है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। यानी कि किसी भी विद्यार्थी को अगर पास होना है तो उसे जो है कम से कम कितना अंक चाहिए, 36% अंक उसे लाना पड़ेगा। तो आगे बोला गया है कि यदि उसे जो है 130 अंक मिलते हैं तो वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे 130 अंक मिलते हैं तो क्या होता है, 14 अंकों से फेल हो जाता है। तो बोला गया था कि अगर वह 36% अंक प्राप्त करता,
अगर वह 36% अंक प्राप्त करता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन जब 130 अंक मात्र लाता है तो 14 अंकों से फेल हो जाता है। तो जब हम लोग 130 में 14 को जोड़ देंगे, जब हम लोग 130 में 14 को जोड़ देंगे तो क्या आपको पता चल जाएगा कि पास अंक जो है, पास अंक कुल कितना है। 130 अंक जब लाया था तो 14 अंकों से फेल हो गया था, तो 130 प्लस 14 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पास नंबर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, तो 13 1 14, यानी कि 144 कितना हो जाएगा, 144 अंक अगर वो लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो जो कि किसके बराबर होता है, 36% के बराबर होता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1%, यानी कि 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 36 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू जो है कितना है, 4 नंबर है। तो किसी भी परीक्षा का अधिकतम अंक आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होता है, 100% होता है। किसी भी परीक्षा या फिर किसी भी विषय में कितने प्रतिशत अंक होते हैं, कुल हमेशा 100% होते हैं। तो 1% का वैल्यू अगर 4 अंक है तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, 100% का वैल्यू, यानी कि कुल अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इधर आपका हो गया 100% बराबर 4 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका, 400, यानी कि उस विषय में या फिर उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, 400 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर दिया गया कि 2x बराबर है 3y के, फिर 3y भी बराबर है 4z के, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x y z का अनुपात क्या होगा। तो जब आपको इस तरीके से नंबर दिया हुआ रहे तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले यक्स का वैल्यू निकालना है। तो यक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दो नंबर को काउंट नहीं करेंगे, दो नंबर को क्या मान लेंगे, दो नंबर को यहाँ पर छिपा देंगे। गुना किस से करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा, किसमें, रेशियो के हिसाब से। इससे जब यहाँ पर यक्स का वैल्यू निकालने, इस तरह से आपका इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे यक्स का वैल्यू पूछे रेशियो के हिसाब से, तो क्या करेंगे, उस वाले अंक को जो यक्स से लगा हुआ है उसे जो है क्या कर देंगे, छिपा लेंगे, और बाकी जो है दो अंकों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि यक्स का वैल्यू जो है अनुपात में कितना है, 12। अब क्या करना है, हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y से जो गुना किया हुआ है संख्या उसे क्या करेंगे, छिपा लेंगे, यानी कि 3 को क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे। तो गुना किसको करेंगे, 2 और 4 को आपस में गुना करेंगे। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि y का जो अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका है, जेड का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना है, जेड का। तो जेड का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जो है क्या करेंगे, 4 को छिपा लेंगे और 2 और 3 को आपस में गुना करेंगे। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात कितना होता है, 12:8:6 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों में सभी में जो है क्या है, 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो क्या करेंगे, सभी से 2 को काट देंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि अब आया आपका असली अनुपात यक्स वाई जेड का। तो यक्स वाई जेड का कितना अनुपात है, 6:4:3 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर दिया गया है कि दो व्यक्ति एक कार को 60 मिनट में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 व्यक्ति उस कार को कितने मिनट यानी कि कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको एक फार्मूला हमेशा पता होना चाहिए कि MDH फार्मूला होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर, बराबर आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। मैन से हो गया यानी कि यम से हो गया मैन यानी कि आदमियों की संख्या, डी से डेज यानी कि दिनों की संख्या, यस से यहाँ पर यानी कि घंटों या फिर मिनट दिया हुआ है तो मिनट की संख्या, और आपका यहाँ पर जो तब तीनों को गुना किया जाता है तो आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क होता है। या फिर अगर आपका दो चीज़ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आदमियों की संख्या दी गई है और मिनट की संख्या दी गई है, यहाँ पर अगर किसी प्रश्न में डी ना भी दिया हुआ रहे और दो चीज़ें दिए हुए रहे तो वो भी आपस में गुना होकर क्या बनाते हैं, टोटल वर्क बनाते हैं, यानी कि कुल कार्य बनाते हैं। तो दो व्यक्ति यानी कि दो आदमी जो है
किसी काम को कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसी काम को अगर तीन व्यक्ति करता है तो कितने दिनों में करेगा। तो 3 आदमी इंटू मान लेंगे डेज। तो डेज यहाँ पर हमें निकालना, तो उसे डी से डिनोट कर देंगे। दोनों एक ही कार्य को करें यानी कि दोनों का कुल कार्य क्या होगा, आपस में समान होंगे। यानी कि जब दोनों का एक ही कार्य को करें तो कुल कार्य समान होंगे, यानी कि दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यम से यम जो है आपका चला गया, 3 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6 बार में। यानी कि 3 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 इंटू 2 यानी कि 40 डेज में कर सकते हैं। यानी कि उस काम को जो है 3 आदमी मिलकर 40 दिनों में पूरा करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर दिया गया कि 3 आदमी या 5 औरतें एक कार को 48 दिनों में पूरा करती है। क्या बोला गया है यहाँ पर कि 3 आदमी या 5 औरतें एक कार को कितना दिनों में पूरा करते हैं, 48 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 आदमी और 5 औरतें, 6 आदमी और 5 औरतें जो इस कार को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। यानी कि टोटल वर्क आपका हो गया कुल कार्य, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होता है, टी से टाइम यानी कि समय होता है। पिछले बार में जो आपको बताया गया था वो एमडीएच फार्मूला था। ये आपका जो है टोटल वर्क निकाला जाता है इफिशियंसी इनटू टाइम पर, यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि 3 आदमी या 5 औरत, दोनों जो है क्या है, अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया कि 3 आदमी या 5 औरत जो 48 दिनों में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता आदमी और औरत का ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि बोला गया कि 3 आदमी जो है 5 औरत के बराबर है। क्योंकि बोला गया कि 3 आदमी भी 48 दिनों में उस काम को पूरा करते हैं और 5 औरत भी उस काम को 48 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना जो है 5 औरतें मिलकर करती है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैन और वोमेन का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैन बाई वोमेन बराबर आपका हो जाएगा 5/3। यानी कि मैन यानी कि आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, और वोमेन यानी कि औरत की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। यहाँ पर मैन का कार्य क्षमता 5 और वोमेन यानी कि औरत की कार्य क्षमता 3 निकल गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे बाकी सारा हल करेंगे। यहाँ पर आगे आपसे बोला जा रहा है अगर 6 आदमी, तो एक आदमी अगर 5 की कार्य क्षमता से कार्य करता है, एक आदमी अगर 5 की कार्य क्षमता से कार्य करता है तो 6 आदमी कितने की कार्य क्षमता से कुल करेगा, तो 6×5 30 की कार्य क्षमता से करेगा। एक आदमी अगर 5 की कार्य क्षमता से करता है तो 6 आदमी जो है कुल कितने की कार्य क्षमता से करेगा, कुल जो है 30 की कार्य क्षमता से करेगा। और मतलब होता है यहाँ पर प्लस हो जाता है टाइम एंड वर्क में जब और दिया हुआ रहे। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है 6 आदमी और 5 औरतें जो है क्या कर रहे हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो मिलकर कार्य कर रहे हैं तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर महिलाओं की कुल कार्य क्षमता भी हमें इसमें प्लस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का साइन दे देंगे। एक औरत जो है कितने की कार्य क्षमता से कर रही है, 3 की कार्य क्षमता से। तो 5 औरतें जो है कितने की कुल कार्य क्षमता से करेंगे, तो 5×3 15 की कार्य क्षमता से करेंगे। यानी कि जब 6 आदमी और 5 औरत मिलते हैं तो कुल इतनी कार्य क्षमता से काम करते हैं। तो कितने दिनों में करेंगे, यानी कि इनटू टाइम को क्या करते हैं, डेज यानी कि डी से डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्योंकि ये जो आपका कुल क्या है, इफिशियंसी यानी कि टोटल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता, ये आपका क्या हो गया, टाइम यानी कि समय हो गया। अभी आपको बताया गया कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और उसी कार को बोला गया था पहले कि उसी कार को 3 व्यक्ति जो है कितने दिनों में कर रहे थे, 48 दिनों में कर रहे थे। 3 व्यक्ति उसी कार को कितने दिनों में शुरुआत में कर रहे थे, 48 दिनों में कर रहे थे। तो एक आदमी अगर 5 की कार्य क्षमता से, तो 3 आदमी कितने की कार्य क्षमता से किया होगा, 5×3 15 की कार्य क्षमता से। और कितने दिनों में किया, 48 दिनों में किया। तो इधर भी आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। इधर भी आपका टोटल वर्क इधर भी है, दोनों एक ही कार्य को कर रहे हैं। यानी कि दोनों का कुल कार्य जो है क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो
तो 30 और 15 कितना होता है, 45 होता है, इंटू डी बराबर आपका हो गया 15 इंटू 48। 15 से 45 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। 3 से 48 को काटेंगे यानी कि 16 बार में चला जाएगा, यानी कि 5 औरतें और 6 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां जो है बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एक गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। तो स्फीयर यानी कि गोले का वॉल्यूम जो है फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है आपका फार्मूला, स्फीयर यानी कि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है गोले का आयतन का। तो यहाँ पर जो है आपके जो है यहाँ पर बोला गया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहले गोले की त्रिज्या थी, और जो अब उससे गोलियां बनाई जा रही है उनकी त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो जो भी परिवर्तन यानी कि चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, आपका रेडियस में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है, आपका रेडियस में चेंज आ रहा है। तो इसे जो है क्या करेंगे, सारा यहाँ पर फार्मूला में यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो है गोले यानी कि पहले वाले गोले का जो है वॉल्यूम कितना था, तो फार्मूला आपको क्या बताया गया, 4/3 पाई आर, यानी कि पहले वाले गोले की त्रिज्या कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। तो कितनी हो जाएगी, 3 की क्यू। तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई इंटू 27 होगा। उसी के बोला जा रहा है कि उसी को जो अगर काट कर गोलियां बनाई जाती है तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो गोली भी जो होगी आपकी क्या होगी, एक गोला होगी यानी कि स्फीयर होगी। तो स्फीयर का आपको आयतन बताया गया, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन जिससे गोलियां बनाई जा रही है उसकी गोली की जो है त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या है आपकी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का क्यू करेंगे यानी कि आर का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यू यानी कि 1 होता है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो है जितनी गोलियां बनाई जा रही है उसको क्या मान लिया है हम लोगों ने, यक्स मान लिया। जितनी गोलियां बनाई जा रही है उसको क्या हम लोगों ने मान लिया, यक्स मान लिया। यानी कि जितने वॉल्यूम का पहला स्फीयर है उससे क्या बना लिया गया, सारे गोलियां बना ली गई। यानी कि दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसे हल करेंगे तो 4/3 पाई कट जाएगा, 4/3 पाई इधर से कट जाएगा, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी कि उस गोले से कुल 27 गोलियां बनाई जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर दिया गया है कि √0.9 का मान जो है लगभग जो है किसके बराबर होगा। तो आपको जो है मैं इसे बेसिक तरीका और एक इसे जो है ट्रिक वाइज भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रिक से देखेंगे। तो ट्रिक से अगर देखेंगे तो 0.9 को अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। तो इसे जो है तुरंत यहाँ पर हल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक एक शून्य खुद के मन से पुट कर देंगे जिससे कि आसानी से हल हो सके। तो यहाँ पर फिर देखेंगे कि 90 से छोटे वाले किस अंक तक जो है आपका स्क्वायर बन रहा है। 90 से छोटे वाले कौन से आपके अंक का जो है स्क्वायर बनता है, तो 9 का स्क्वायर बनता है। कितना स्क्वायर बनता है, 81 स्क्वायर बनता है। यानी कि 90 का नजदीक का स्क्वायर क्या है, 81 है, जो कि किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। यानी कि क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मान किस में है, लगभग में है, तो लगभग जो है किसके बराबर होगा, 90 जो है 81 के बराबर है, जो कि 9 का स्क्वायर बनता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। नीचे आपका क्या है, 100 है, यानी कि 100 का अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो जब इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.9। यानी कि इसका वैल्यू जो है आपका कौन सा आंसर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। लेकिन जब आप इसे बेसिक तरीके से अगर बनाना चाहें तो बेसिक तरीके से बनाएंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर क्या दिया गया, 0.9 दिया गया। क्या दिया गया, 0.9 दिया गया है। तो जब आपका पॉइंट दिया हुआ रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 1 शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका 1 शून्य आ जाएगा। यहाँ पर फिर 90 जो है किसके नज़दीक का स्क्वायर बन रहा है, 9 का स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है, 9 का स्क्वायर बन रहा है। यानी कि 9 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका
81 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा, यानी कि 81 में से यानी कि 90 में से 81 गया तो कितना बचा आपका 9 बचा। कितना बचा आपका 9 बचा। फिर आप यहाँ पर 2 शून्य पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 18 पचे 90 नहीं होगा, यहाँ पर 18 चौक 72 होगा, यानी कि 0.94 फिर पुट करेंगे तो 4 चौक 16, 18 चौक 72, 76। आगे अगर पुट करते जाएंगे तो आगे इसके पॉइंट के बाद भी आपका आंसर आता जाएगा, लेकिन अगर इसे आप ऑप्शन से मिलाएंगे तो लगभग आपका पूरे आंसर जो है कितना बनेगा आपका 0.9 बनेगा। यानी कि ट्रिक से बनाते या फिर आप बेसिक तरीके से बनाते, दोनों स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सर्वोत्तम नियोजन यानी कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि किसमें जो है ज़्यादा उसे लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि 13% पर 104, 13% पर 104 है तो उसे जो है कितना लाभ हो रहा है। यानी कि आपसे बोला गया ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से कि 13 यानी कि आपसे बोला गया कि 104 पर, क्या बोला गया आपसे कि 104 पर जो है किसके बराबर है 13% है, यानी कि 13 है। यानी कि आपसे अगर इसे परसेंट में, इसके लाभ का परसेंट में इसे चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे 13/104 इंटू 100 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपके लाभ का यानी कि उस इन्वेस्टमेंट में कितना लाभ हो रहा है वो आपसे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे 13 से काटा 13 8 बार में चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौक 100 हो जाएगा। पॉइंट में जब इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 का, कितने का 12.5 का लाभ हो रहा है। अब हमें क्या चेक करना, ऑप्शन नंबर बी का चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी का क्या करेंगे, इसी तरीके से 17/140 इंटू 100 करेंगे, देखेंगे कि इसका कितना पॉइंट आ रहा है। तो 1 शून्य चला गया, 2 से काटेंगे 2 सते 14, यहाँ पर 5 बार में चला गया, 17/25 कितना होता है आपका 85 होता है, 85 बट्टा आपका 7 हो गया। तो 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1, फिर आपका 1 बचता है तो 7 दूनी 14, फिर आपका 1 बचेगा तो 7 1 होगा, यानी कि 12.1 लगभग आएगा। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका 15/125 इंटू 100 करेंगे, क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 25 25 125 हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और कितना आ जाता है आपका 4 तिया 12 आ रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर डी भी चेक कर लेंगे कि डी में जो है कितना लाभ आ रहा है। तो डी को जब चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/70 इंटू 100% लिखेंगे। 1 शून्य आपका चला गया, कितना हो जाएगा 90/70 हो जाएगा। तो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 2 बचत, यानी कि 7 दूनी 14, फिर आपका 6 बचेगा। तो पॉइंट के बाद 7 8 56 होता है, यानी कि डी का कितना लाभ हो रहा है 12.8 का लाभ हो रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, ए में 12.5 का हुआ, बी में आपका 12.1 हुआ, सी में आपका 12 हुआ और डी में 12.8 हुआ। तो सबसे ज़्यादा लाभ हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। कितने का दिख रहा है 12.8 का, यानी कि उसे इन्वेस्टमेंट में सबसे अधिक लाभ किस में हो रहा है, डी में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर दिया गया कि एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर 12,600 रुपये में क्या कर दी जाती है, उस वस्तु को बेच दी जाती है। 5% के लाभ पर उस वस्तु को 12,600 रुपये में बेच दी जाती है। फिर आपसे बोला गया कि लाभ प्रतिशत क्या होता यदि उसे 13,200 रुपये में बेचा जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 यूनिट की कोई वस्तु जो है 1 यूनिट के लाभ में बेच दी गई। यानी कि कोई वस्तु है जिसका दाम पहले 20 था, 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया, यानी कि 21 यूनिट में उसे बेच दी गई। यानी कि 20 यूनिट आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, 21 यूनिट आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। तो 21 यूनिट बराबर यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 21,600 रुपया दिया गया।
यानी कि 21 यूनिट बराबर आपका वैल्यू दिया गया है 12,600 रुपये। तो हम यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे कि हमें सीपी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 से काटेंगे किसको, 12,600 को। तो 21 से जो 126 कितना बार में, 6 बार में, या फिर 2 शून्य, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने रुपये, कुल 600 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 600 रुपये। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर अगर 600 रुपये, तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 दूनी 1200। तो 1200 आपका क्या आ गया, सीपी यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। लेकिन आपसे सीपी यानी कि क्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा। यहाँ पर बोला गया है कि आपको अगर उस वस्तु को 13,200 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ कितना होता है। तो यहाँ पर आपका एक शून्य और होगा। यहाँ पर 600 इंटू 20 करेंगे तो कितना होता है, 12,000, यानी कि उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 12,000 है। फिर उसे बेचा कितना जा रहा है, दूसरे बार में 13,200 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 12,000 का कोई सामान 13,000 अगर 200 में बेच रहा है तो आपका लाभ कितने का हो रहा है। तो लाभ आपका अगर 13,000, 2 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आपका लाभ कितने का हो रहा है, आपका माइनस करके आएगा 1,200 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 1,200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना आया था, यहाँ पर 12,000 रुपये आया था। कितना आया था, 12,000 रुपये। परसेंट में इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत आपका निकल जाएगा। तो 2 शून्य चला गया यहाँ पर। फिर 12 से काटेंगे तो 1 शून्य, फिर 12 दहें 120, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 10% होगा। अगर उस वस्तु को 13,200 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर दिया गया कि यदि विक्रय मूल्य का लाभ, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो उस वस्तु पर यानी कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। यहाँ पर बोला क्या गया है आपसे, बोला गया है कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य पर जो है लाभ क्या है, 25% है, यानी कि एसपी का 25%, एसपी का 25% क्या है, प्रॉफिट है। क्या है आपका, प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है। क्योंकि बोला गया है कि विक्रय मूल्य जो है लाभ का 25% हो, यानी कि विक्रय मूल्य का 25% क्या है, लाभ है। तो जब परसेंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। यानी कि प्रॉफिट बाई एसपी बराबर कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कि उस वस्तु पर जो है प्रॉफिट यानी कि लाभ कितने यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का, और उस वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 4 यूनिट है। तो यहाँ पर से हमें क्या निकाल सकते हैं, सीपी, उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितने यूनिट का है। तो एसपी माइनस प्रॉफिट यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 यूनिट, यानी कि उस वस्तु का दाम कितना है, 3 यूनिट में, प्रॉफिट 1 यूनिट का हो रहा है, यानी कि उसे बेचा 4 यूनिट में गया था। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, लाभ प्रतिशत किस पर पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पर पूछा जा रहा है। तो लाभ कितने का हुआ था, 1 यूनिट का ही हुआ था, लेकिन अब उसे जो है प्रॉफिट परसेंट किस पर चाहिए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर चाहिए। तो नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य को लिख देंगे, और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 100/3। तो परसेंट में इसे क्या करेंगे, इसे पूर्णांक में दिया गया आंसर है, तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.1/3 हो जाएगा। यानी कि उसका लाभ प्रतिशत सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर कितना होता है, 33.1/4। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए, बोला क्या गया है यहाँ पर कि यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी कि जितना प्रतिशत हानि है उसी अंक में आपका क्या है, क्रय मूल्य है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को जो आपको हमेशा ऑप्शन वाइज बनाने में आसान होता है।
अगर आप इसे बेसिक तरीका से बनाने के लिए जाएंगे तो ये क्या बनेगा, मैथ बहुत ही लंबा और लेंदी बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बाय ऑप्शन बनाने का प्रयास करेंगे। तो बाय ऑप्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। तो ए के हिसाब से जो है हमारा सीपी क्या है, 20 रुपये है। ए के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितने रुपये है, 20 रुपये है। और आपका प्रश्न में एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 16 रुपये दिया गया है। क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य 16 रुपये दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, हमें चेक करना है कि आपका जो लॉस हो रहा है वो क्रय मूल्य के अंक के बराबर है या नहीं, यानी कि लॉस परसेंट भी 20% है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो लॉस जो है कितने में हो रहा है, अगर कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदा था और 16 रुपये में उसे वापस बेच दिया गया, तो लॉस यानी कि हानि कितने का हो रहा है, 4 रुपये का हो रहा है। और हानि जो है हमेशा किस पर प्रतिशत में निकाला जाता है, सीपी पर यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे, सीपी यानी कि 20 रुपये लिख देंगे। परसेंट में इसे चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे बाकी सारा क्या करेंगे, हल करेंगे, तो आपका लॉस परसेंट निकल जाएगा। तो 20 से काटेंगे 100 बार को, जो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। 4 पचे कितना होता है, 20%, यानी कि आपका लॉस भी 20% हो रहा है और आपका जो क्रय मूल्य भी क्या है, 20 रुपये है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। यहां पर दिया गया है कि ए, बी और सी का औसत भार यानी कि एवरेज वेट कितना है, ए बी सी का 45 किलोग्राम है। फिर बोला गया कि ए व बी का औसत भार कितना है, 40 किलोग्राम है। और बी और सी का औसत यानी कि एवरेज वेट कितना है, 43 किलोग्राम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि बी का जो है भार कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी का कुल भार यानी कि टोटल वेट निकाल लेंगे। तो ए बी सी का जो है कुल भार कितना हो जाएगा, 45 × 3 करेंगे, क्योंकि टोटल जो है यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं और उनका औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम। यानी कि 45 × 3 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए बी सी का कुल भार निकल जाएगा। तो 45 तिया कितना होता है, आपका हो जाता है 4 तिया 12, 5 तिया 15, 135 होगा। यानी कि ए बी सी का कुल भार कितना है, 135 किलोग्राम है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी का कुल भार निकाल लेंगे। तो ए और बी का कुल भार यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए और बी का कुल भार हो जाएगा, औसत भार 40 किलोग्राम दिया गया है, लोग टोटल जो है 2 है, यानी कि कुल भार कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80। फिर क्या करेंगे, बी और सी का कुल भार निकाल लेंगे। तो बी और सी का औसत भार कितना दिया गया है, यहाँ पर 43 किलोग्राम दिया गया, और कुल लोग कितने हैं, 2 लोग हैं। 43 दूनी कितना हो जाता है, 86, यानी कि बी और सी का जो है कुल भार कितना, 86 किलोग्राम है। तो हमें निकालना क्या है, बी का वजन निकालना है। तो जब हम ये दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, आपका a + 2b + c हो जाएगा। और कुल कितने किलोग्राम हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा। यानी कि a + 2b + c का जो है कुल भार कितना हो जाएगा, 166 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन ए बी सी का टोटल कितने किलोग्राम है, 135 किलोग्राम है। और जब 2b आ जाता है तो वजन कितना हो जाता है, 166 किलोग्राम हो जाता है। यानी कि दूसरे वाली संख्या में एक बी जो है क्या है, अधिक बार, यानी कि एक बी का क्या है, एक्स्ट्रा इसमें वजन जुटा हुआ है। तो जब 166 - 135 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक बी का वजन, यानी कि सिर्फ बी का वजन आपको ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 166 - 135 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, यानी कि बी का जो है वजन कितना है, 31 किलोग्राम है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर दिया गया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है।
समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी जो है, जब रेलगाड़ी और एक व्यक्ति जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरी जो है, दूरी एक दूसरे को पार करने में जो है दूरी किसकी रहेगी, एकमात्र ट्रेन की दूरी रहेगी, क्योंकि आदमी की कोई भी दूरी नहीं होती है। तो ट्रेन की दूरी यानी कि डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, यानी कि मान लेते कि ट्रेन की लंबाई क्या है, यक्स है। तो यक्स जो है टोटल दूरी जो एक दूसरे को पार करने में जो है यक्स दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई यक्स है तो कुल दूरी भी यक्स आपकी होगी। चाल, चाल आपका दोनों का क्या दिया गया, एक दिया गया रेलगाड़ी की 84 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका स्पीड कितना दिया गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि दोनों जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो चाल क्या होता है, आपस में जोड़ दिए जाते हैं। चाल क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। तो क्या करेंगे, 84 + 6 कर देंगे। तो नीचे क्या लिखा जाएगा आपका चाल, यानी कि 84 + 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 84 प्लस क्या हो जाएगा आपका 6, 90 हो जाएगा। तो 90 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। आपका समय किस में दिया गया, सेकेंड में दिया गया है। और आपकी जो है रेलगाड़ी की लंबाई भी दी गई है, किस में दी गई है, मीटर में दी गई है। तो जो आपका चाल है उसे भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए चाल में क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका क्या हो गया, ऊपर दूरी नीचे चाल बराबर आपका क्या लिखा जाएगा, समय। तो समय कितना दिया गया, 4 सेकंड दिया गया। क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो इसे हल करते तो 18×5 कितना होता है, 90 होता है। 5×5 कितना हो गया, 25, 25×4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया आपका, 100 मीटर। यानी कि उस रेलगाड़ी की लंबाई जो है कितनी है, 100 मीटर की है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पर दिया गया कि कार की गति 16.2/3 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसकी गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया कि किलोमीटर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो किससे गुना करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते। किससे गुना करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो। लेकिन जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पूर्णांक में दिया गया तो इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 16×3 48 और 2 कितना होता है, 50, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन किस में, मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 18/5 से। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×10 50 कट गया, 3×6 18 हो जाएगा। यानी कि 6×10 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी जो है 10 मिनट में पूरी करती है। बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में पूरी करती है तथा समान दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करती है। तो पूछा जा रहा है कि नदी की धारा की गति क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि जब धारा की दिशा में जाता है तो उस व्यक्ति की गति, या धारा के विरुद्ध जाता है तब उस व्यक्ति की गति क्या होगी। तो चाल का फॉर्मूला जो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि चाल निकालने के लिए क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जब व्यक्ति जो है धारा की दिशा में ट्रेवल करता है तब उसकी जो है स्पीड क्या है। तो
चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर को जो है कितने समय में तय करता है, 10 मिनट में तय करता है। कितने समय में तय करता है, 10 मिनट में तय करता है। तो दूरी आपका किलोमीटर में दिया गया, तो समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 मिनट को घंटा में जब चेंज करेंगे तो किसे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 1 शून्य कट गया, 6 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति का चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है जब वह धारा की दिशा में जाती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जब धारा के विरुद्ध जाती है तब उनका चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी जो है उसे 1 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है। कितने समय में ट्रैवल कर रहा है, अब है जब विपरीत दिशा में जाता है तो 30 मिनट में तय कर रहा है। तो दूरी आपकी किलोमीटर में है, तो समय भी आपकी घंटा में होना चाहिए। तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 30 से 60 को काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। यानी कि जब वह धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो उसकी चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और धारा के विरुद्ध में उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें चाहिए क्या, नदी में धारा की गति कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। तो जब धारा की गति पूछे तो क्या करेंगे, दोनों जो आपकी चाल निकली उनका दोनों का अंतर करेंगे और बटा क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपकी क्या निकल जाएगी, धारा की चाल प्राप्त हो जाएगी। तो 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटा 2। 4 को 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया आपका, 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, धारा की गति हो गई। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। यहां पर दिया गया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी सर्किल यानी कि किसी वृत्त के एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है आपके वृत्त के यानी कि उसके सर्किल के एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि उसकी त्रिज्या में 100% बढ़ जाती है, कितने प्रतिशत बढ़ जाती है, 100% बढ़ जाती है। अगर हम लोग मान लें कि पहले उसकी त्रिज्या 1 थी, पहले उसकी त्रिज्या 1 थी तो 100% बढ़ने के बाद कितना हो गई होगी, 2 हो गई होगी। क्योंकि जितना पहले था उतने की ही अब क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी कि पहले 1 थी, 1 की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले त्रिज्या अगर 1 थी तो अब त्रिज्या कितनी हो गई, 2 हो गई। पहले त्रिज्या अगर 1 थी तो अब कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो हमें पता चल रहा है कि एरिया में जो भी फर्क पड़ रहा है आपकी किस पे पड़ रहा है, रेडियस यानी कि त्रिज्या पे पड़ रहा है। तो उसके क्षेत्रफल में भी जो अंतर वही अंतर होगा जितने उसके रेडियस में अंतर है। तो क्या करेंगे, दोनों का आर स्क्वायर का अंतर निकाल लेंगे, उसको क्या करेंगे परसेंटेज में चेंज करेंगे, उसी का आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे, यानी कि इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। यानी कि पहले की त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि पहले का आर स्क्वायर 1 था तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हुई, 1 में वृद्धि हुई। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300%। यानी कि उसके कुल क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। यहां पर दिया गया है कि एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल क्या है, समान है। बोला क्या गया है कि एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। फिर आगे बोला गया कि वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त और वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त का भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि वृत्त के एरिया यानी कि उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और किसी वर्ग यानी कि स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि वृत्त और इसके वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है। यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर है किसके, साइड स्क्वायर के बराबर है।
क्या है, बराबर है। पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, साइड स्क्वायर के बराबर है। तो पूछा गया है कि आपसे वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रेशियो बैठाते हैं। यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर, साइड स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे ले आएंगे। क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका क्या बचेगा, पाई बाई 1 बचेगा। कुछ नहीं होता तो आपका क्या होता है, नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, इधर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। यानी कि जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि आर बटा नीचे आपका साइड रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर है पूरे में तो इधर आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 1 का 1 बनता है, लेकिन पाई का क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या जो है कितना आ गया अनुपात में, रूट पाई आ गया, और उस वर्ग का भुजा जो है कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा 1 है, अनुपात वृत्त की त्रिज्या कितना है, रूट पाई है। यानी कि 1 अनुपात रूट पाई इसका सही आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर दिया गया है कि 5 आम और 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरे का है। यानी कि मान लेते हम लोग एक आम का मूल्य यम है और एक संतरे का मूल्य क्या है, ओ से ऑरेंज यानी कि ओ है। तो 5 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 यम हो जाएगा। अगर एक आम का मूल्य यम है तो 5 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 यम। उसी तरीके से एक संतरे का मूल्य अगर ओ है तो 4 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 ओ हो जाएगा। यानी कि दोनों कितना हो गए, 4 ओ होगा। दोनों का क्या हो गया, यहाँ पर योग हो गया, जो कि किसके बराबर है, 3 आम और 7 संतरे के मूल्य के बराबर है। तो 3 आम, एक आम का मूल्य अगर यम है तो 3 आम का मूल्य 3 यम प्लस 7 संतरे के बराबर है। कितने संतरे के बराबर है, 7 संतरे के बराबर है। यानी कि 5 आम प्लस 4 संतरे का मूल्य किसके बराबर है, 3 आम और 7 संतरे के मूल्य के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 5 यम में से 3 यम गया तो कितना बचा, 2 यम बचा। कितना बचा, 2 यम, बराबर हो जाएगा किसके, जब 4 ओ को 7 ओ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओ को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 ओ हो जाएगा। तो 7 ओ में से 4 ओ गया तो कितना बचा, 3 ओ बचा। यानी कि मैंगो, आम और नारंगी का कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी कि आम का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है, और ऑरेंज का वैल्यू कितना है, यानी कि संतरे का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट है। तो अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:2 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।